हेलो फ्यूचर मेडिकोज, दिस इज़ आर के वेलकमिंग यू टू नॉलेज एग्जाम। आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के उन लाइंस पर फोकस करेंगे जो रियल टाइम एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो डायरेक्टली चलिए अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं। पहली लाइन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। काफ़ी सिंपल है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक, और ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यहाँ पर इंक्रीज इन मास काफ़ी सिंपल, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि मास का बढ़ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड इंक्रीज इन नंबर को हम समझ सकते हैं बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल से। एक बैक्टीरिया टूट के दो बैक्टीरिया बनता है, उसी में उसके इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। लेकिन एक से दो बनना मतलब नंबर का क्या होना, इंक्रीज होना है, यानी इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक, सो ये बात क्लियर हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। पर क्या इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है? और इसका उल्टा क्या होगा कि क्या हर ग्रो करने वाली चीज़ को हम लिविंग बोल सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एग्जाम्पल है सैंड हिल्स। राजस्थान में हमने रेत देखे हैं और रेत के टीले जो आमतौर पर वहाँ पे बनते रहते हैं, तो इनकी हाइट क्या होती है, रेत के टीलों की हाइट कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक, तो सैंड के डिपोजिशन से हाइट बढ़ेगी, यानी मास का बढ़ना इन रेत के टीलों में क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं। लेकिन क्या ये रेत के टीले का मास बढ़ना, इनमें ग्रोथ होना, इसको हम क्या ये कह पा रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि रेत का टीला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल नहीं। सो बात क्लियर हुई कि हर लिविंग चीज़ ग्रो करती है, पर हर ग्रो करने वाली चीज़ को हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। इन हायर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है भाई, ये एनसीईआरटी ऐसा क्या बोल गया? ठीक, काफ़ी अजीब सा टर्म है, बट इसको समझने की कोशिश करेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक दूसरे से अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाए रखना। ठीक, ये सिंगल आइडेंटिटी कौन कौन बना रहा है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग। ठीक, और कहाँ पर बना रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में। ठीक, अब यानी एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है? एनसीईआरटी बेसिकली ये कह रहा है कि हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में इंडिविजुअली ट्रेस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑलवेज, हमेशा अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, प्यूबर्टी से पहले रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी से पहले हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि प्यूबर्टी आने तक हमारे शरीर में क्या हो रहा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारे बॉडी के अंदर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हो रही होती है, और जब हम प्यूबर्टी रीच कर जाते हैं उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं। तो क्या हमने देखा इसमें कि हम रिप्रोडक्शन फेज़ में रिप्रोड्यूस एक अलग फेज़ में अलग टाइम पे करते हैं, वही ग्रोथ हम एक अलग फेज़ में अलग टाइम पे अपने अंदर देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हम क्या है, हायर एनिमल्स हैं। ऐसे ही सेम बात हम हायर प्लांट्स में भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम ग्रोथ को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक, अब यहाँ पर सिनोनिमस को समझेंगे। ठीक, सिनोनिमस होता है एक साथ होना। ठीक है, अब सीधे तौर पर डायरेक्ट एग्जांपल उठाते हैं बैक्टीरिया को अगेन। उसमें क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन। ठीक, तो बाइनरी फिशन से एक बैक्टीरिया मैंने बताया था क्या करता है, टूट के दो बनता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, अपने नंबर को बढ़ा के। तो हम डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, उसके अंदर जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो इमीडिएटली हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है। यानी बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो साथ साथ उनमें हम क्या देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं। यानी जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम कहेंगे कि वो ग्रो कर रहा है, तो हम उसमें ये चीज़ नोट करेंगे कि उसके साथ साथ वो क्या कर रहा होगा, रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक, ये चीज़ हमने अभी अभी इसके ऊपर वाली लाइन में ऑब्जर्व नहीं की थी। हमने क्या करा था, उनको इंडिविजुअली ट्रेस किया था, किसमें, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन देखते हैं।
नेक्स्ट लाइन बात करता है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। अब यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली हर वो बायोलॉजिकल रिएक्शन कहेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक। चाहे वो रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो सकती है, ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, कोई भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो सकती है या एनाबॉलिक प्रोसेस हो सकती है, ठीक। तो अगर कुछ भी चीज़ लिविंग है, इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, ठीक। अब अगेन फिर से वो क्वेश्चन वाले अराइज करते हैं जो हमने ग्रोथ में किया था कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, लाइक क्या इसका उल्टा भी ट्रू कह सकते हैं कि जिसमें भी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या कहीं भी ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, क्या हम उसे लिविंग कह सकते हैं, ठीक। वेल अगेन इस लाइन का भी आंसर क्या दे रही है, नेक्स्ट लाइन दे रही है। क्या कह रही है नेक्स्ट लाइन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। यानी जब हम किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लैब में परफॉर्म करना मतलब देखो, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को जब हम उस ऑर्गेनिज्म के बाहर निकाल कर कहीं लैब या टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो। और जब वही रिएक्शन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन विवो। सो इन विट्रो एंड इन विवो आर टू एंटोनिम्स, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक। तो क्वाइट क्लियर है। तो अगेन फिर से वहीं पर आते हैं अपने पॉइंट पर कि हम किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब किसी रिएक्शन को हमने देखा, उसके पूरे प्रोसेस को एनालाइज किया और अब उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में या कहीं पे लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन खुद में क्या है, वो रिएक्शन लिविंग तो है नहीं, उसे लिविंग तो कहेंगे नहीं, लेकिन एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, ठीक। अब ये लिविंग रिएक्शन जो मैंने अभी फिर से कहा कि पहले कहा मैंने क्या कि वो नॉट लिविंग है, हाँ वो रिएक्शन नॉट लिविंग है, लेकिन वो रिएक्शन जब ऑर्गेनिज्म में था तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिविंग रिएक्शन है, उसके बाहर वो नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन अब देखते हैं। इसी से आगे चलकर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हम हर जो भी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज करने की, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि नहीं। ऑलराइट, लेट्स सी। अब बात आती है, हाँ अब डायरेक्टली हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम अब अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज कर रहे थे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, और तीसरा पॉइंट दिया है सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी बेसिकली क्या कर रहा है, एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ एक टर्म को इस पूरे चैप्टर में, मतलब अब तक जो डिस्कशन हमने किया है कि लिविंग किसे हम कहेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज़ लिविंग, हाउ डू वी डिफाइन लिविंग, हम लिविंग को कैसे बताएंगे कुछ वर्ड्स के थ्रू कि ये सब चीज़, ये सब कैरेक्टर्स अगर किसी में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, ठीक। उस पॉइंट पे आने से पहले ये दो ऊपर के सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इवॉल्विंग, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टर्म, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करके खुद को रेप्लिकेट करता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, ठीक। तो ये उसका एक कैरेक्टर हो गया। और दूसरा है जेनेटिकली वाइज इवॉल्विंग, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई एवोल्यूशन हो रहा होता है जब हम जेनेटिक्स के बेसिस पे देखते हैं, ठीक। और ये तीसरी लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग। वो क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। तो उस ऑर्गेनिज्म जब उस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है और उस इंटरैक्शन में एक रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करते हैं। जैसे गर्मी में हमको क्या आता है, स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, हमारा कोई नाम बुलाता है तो हम उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते कि हमें कौन बुला रहा है, या फिर हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। सेम गोज़ फॉर किसी भी एनिमल की बात कर लें, फॉर एग्जांपल डियर, तो वो अपने एनवायरनमेंट से कॉन्शियस होता है कि शेर मेरा प्रेडिटर है, मुझे घास खानी है, उसे प्यास लगी तो उसे पानी पीना है। तो ये बेसिकली क्या है कि इंटरेक्शन है, वो कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास उसके क्या हो रहा है। अब इसको यूनिसेलुलर लेवल पे देखें तो एक एमीबा भी क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट से कॉन्शियस होता है। कैसे, अगर एमीबा के आसपास
कोई भी फूड अगर उसको डिटेक्ट करता है तो क्या करता है, सूडोपोडिया से उसे एनगल्फ करता है, यानी वो कॉन्शियस है कि उसके सामने या उसके आसपास फूड रखा है, तो उसे क्या करना है, उसे एनगल्फ करना है। तो क्या है वो मेंटली, एक हिसाब से कहा जाए तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कोई भी सेलुलर लेवल पे हो या मल्टी सेलुलर लेवल पे, वो क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो यही टर्म एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि लिविंग हम उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस। अब इतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर रहे थे, ठीक। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और देखते हैं। हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म से हम ये नहीं कहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमने मेटाबॉलिज्म देखा तो उसको हम लिविंग डायरेक्टली नहीं कहेंगे, ठीक। लेकिन ये है कि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, ठीक। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। देन अगेन हमने देखा था रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की बात की थी। ग्रोथ में भी हमने कॉन्ट्रडिक्शन अराइज किया था और कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन हर ग्रो करने वाली चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। यानी लिविंग को हम ग्रोथ के टर्म के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी टर्म यूज़ करेंगे सिर्फ एक वर्ड के लिए जो मैंने अभी यूज़ किया, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से ही हम लिविंग को डिफाइन करेंगे। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो ये जो टर्म है रिप्रोडक्शन हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। बट इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन को भी नहीं कहा कि एक वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ सिंपल कौन सा प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डिफाइन नहीं करता है कि क्या चीज़ लिविंग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल की लेते हैं। म्यूल क्या है, क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। क्या क्रॉस से हम क्या बनाते हैं, म्यूल। अब म्यूल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल होते हैं, उनसे म्यूल से म्यूल नहीं बनता है, लेकिन वो लिविंग तो है, पूरा सामान ढोता है, काम करता है, मेहनत करता है, ठीक। तो चलता फिरता है, वो लिविंग है। यानी रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन के रूप में सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन में इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो वो भी तो लिविंग है। उनको ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बंदा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो लिविंग नहीं है। इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या, रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं, मैंने अभी अभी लास्ट में क्या बात की थी कि सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसको क्या कहेंगे हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कॉन्शियसनेस है तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। बट अल्टीमेटली जैसे हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, एनसीईआरटी ने एक एक्सेप्शन दे के हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम इसके बारे में क्या सोचेंगे। लाइक हमारे ऊपर है कि हम क्या उस टर्मिनोलॉजी को उसे लिविंग कहेंगे या नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोमा में रहने वाला पर्सन क्या है, अपने एनवायरनमेंट से कॉन्शियस नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, वो एक मशीन के थ्रू लाइफ सपोर्ट दिया जाता है उसे और वो ऐसे ही नॉर्मल चल रहा होता है। तो अब उस पर हम ये थिंक कर सकते हैं कि उसे हम लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे कि नॉन लिविंग की। बट इस एग्जांपल से कंफ्यूज नहीं होना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शियसनेस, ठीक। बाकी सब में एक्सेप्शन थी, तो बहुत सारे एक्सेप्शन थे, लेकिन कॉन्शियसनेस का एक ही एक्सेप्शन है, वो कोमा वाला पर्सन। इसलिए एनसीईआरटी में अल्टीमेटली यही माना गया कि कॉन्शियसनेस से ही हम डिफाइन करेंगे कि लिविंग कोई है या नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अब क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे पास में हो, प्रेजेंट में हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे जितने भी आज तक पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में हैं, वो क्या है, वो लिंक्ड हैं वन अनदर, एक दूसरे से वो इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। अब वो परसेंटेज वाइज होंगे, वेरी कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनमें क्या है, एक लिंकेज है। लेकिन क्या है, उनके सबके अंदर हल्का हल्का सा वेरिएशन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक। दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ टुडेज सेशन। और इसके बाद हम ये, जैसे कि ये पहला पार्ट था इस वीडियो का, हमने आधा इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 को हम कवर करेंगे और ये बताएंगे कि इंपॉर्टेंट लाइंस, चलिए ये भी बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट लाइंस क्यों हैं, क्योंकि इसमें है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के टर्म के जगह पे अनकॉन्शियसनेस करके एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन को। सेम गोज़ फॉर जो हमने पहले पढ़ा कि हायर प्लांट्स, मेटाबॉलिज्म जो भी है हमने पढ़ा, तो ये जैसे आइसोलेटेड है तो उसको
आइसोलेट की जगह उसके उल्टा कर सकता है, इन विट्रो है तो उसमें कर सकता है वो इन विवो, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट करके सेंटेंस दे सकता है। सेम लाइन वो एग्जैक्टली ऑप्शन में पुटअप करेगा और इन विट्रो की जगह पे इन विवो कर देगा और क्वेश्चन में क्या लिख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऐसे करके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सेम गोज फॉर इससे पहले वाले में जो हमने डिस्कस किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या करेगा, लाइन पुटअप करेगा एग्जैक्टली यही और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जगह पे इंक्लूसिव कर देगा और कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक। और सेम गोज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जगह पे क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर। अगेन सेम फंडा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो एग्जाम में ये याद आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, बट क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत हल्का सा मिस्टेक हो जाता है जिस वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसकी जल्दी मैं लाऊंगा, सो स्टे ट्यून। थैंक यू। दिस इज़ आर के वंस अगेन, नॉलेज एग्जाम टीम की ओर से साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।